यह कहानी पीपलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान महेश अपनी बेटी मधु के साथ रहता था। मधु की मां की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब से महेश ही मधु का पालन पोषण करता था। महेश ने दूसरी शादी भी नहीं की, ये सोचकर कि सौतेली मां मधु पर ध्यान नहीं देगी। अब मधु बड़ी हो जाती है। मधु बहुत ही समझदार और सुंदर है। वह अपने पापा का पूरी तरह से ध्यान रखती है। महेश का एक छोटा सा खेत है, उसी में वो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता है। आज महेश को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह मधु से बोला, अरे मधु, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बिटिया। हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ी आज थोड़ी गीली थी ना, इसलिए आज खाना बनाने में देर हो गई बाबा। आप ऐसा करो, आप चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है मधु, मैं खेत जा रहा हूँ। यह कहकर महेश खेतों की तरफ निकल जाता है। महेश ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी वहां मधु खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई। अब जल्दी से आ जाओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। बाकी का काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर रुक जा मधु, बस 15-20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी ही आना पड़ेगा। जल्दी आओ, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे हाँ भैया, आ गया। पिछले जन्म में तू मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में भी तो मैं आपकी दादी ही हूँ बाबा। हाँ हाँ, ये तो तूने एकदम सही कहा। इस जन्म में भी तू मेरी दादी अम्मा ही है। चल, अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। मधु ने महेश को खाना खिलाया और फिर वह घर चली गई। पास के खेतों में काम कर रहा करणवीर यह सब देख रहा था। करणवीर महेश का दोस्त था। मधु के जाने के बाद करणवीर महेश के पास आया और बोला, मधु बिटिया तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ करणवीर, मैं उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में हूं। अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे महेश, वो बिमल का बेटा है ना, विकास, वह भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ। हाँ हाँ करणवीर, तू बात चला। अब की सीजन फसल बिकने के बाद हम बिटिया का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन महेश जल्दी जल्दी तैयार होकर खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियां थी, जिसे पार करके महेश को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब महेश खेत जा रहा था, तो अचानक ना जाने कहां से एक सांप आ गया। महेश अपनी धुन में चल रहा था। उसने सांप को देखा ही नहीं और अपना पैर सांप के ऊपर रख दिया।
और महेश को सांप ने डस लिया। हे भगवान, ये तो मुझे सांप ने डस लिया। मुझे जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। महेश जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने दरवाजे पर आते ही वह गिर पड़ा। मधु ने उसे गिरा हुआ देखा तो वह दौड़कर पानी लेकर आई। उसने पानी पिलाया। फिर मधु की नजर महेश के पैर पर पड़ गई। मधु चौंक पड़ी। हे भगवान, बापू को तो सांप ने काट लिया। अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। मधु महेश को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर वैद्य जी के यहाँ जाती है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी मधु के साथ जल्दी से मधु के घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीरा लगाकर जहर निकाला और महेश को कुछ दवाइयां पिलाई। इतनी ही देर में गांव में लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे और सभी लोग महेश के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद महेश को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर मधु से बोला, मधु बेटी, मुझे तो सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाई थी। उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद रघु अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। मधु वैद्य जी की तरफ देखने लगती है। तब वैद्य जी मधु को एक किनारे बुलाकर कहते हैं, देखो मधु, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। अब तुम्हारे बाबा अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी। और हाँ, इस इलाज में लगभग 40-50 हजार रुपए का खर्चा आएगा, तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे। और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। अब मधु बहुत परेशान थी। इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी? मधु को सोच में डूबा देखकर महेश ने कहा, बेटी मधु, तू किस सोच में डूबी है बेटा? मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूंगा ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा, वैद्य जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बिटिया, लेकिन अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हैं बाबा? भगवान बहुत बड़ा है, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन मधु अपनी दोस्त विकास से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल मधु और विकास एक दूसरे को पसंद करते हैं और करणवीर ने आकाश के कहने पर ही महेश से मधु के बारे में बात की थी, परंतु अब मामला कुछ और ही था। विकास मधु की बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो मधु,
किसी ना किसी तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारी बाबा ठीक हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर मधु परेशान थी। एक दिन गांव के करण चाचा महेश के पास गया और बोला, महेश, हमारे गांव के जमींदार है ना, विजय सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी मधु बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है। अगर कहो तो मैं बात करूं। बात तो ठीक है करण भैया, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत है। मधु वहां जाएगी तो राज ही करेगी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और मधु को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी मधु तो इस दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार मधु से पूछ लूं। मधु अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे ना तो वह जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं भी मधु से बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है करण भैया, आप बात चलाकर देख लें। करण वहां से निकला ही था कि बाहर मधु मिल गई। मधु को देखकर करण ने मधु को विजय सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा, देखो मधु, विजय सिंह ने कहा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो उसे जरूर लगाएंगे और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेंगे। बिटिया, अपने लिए ना सही, अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मधु ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन मधु ने विकास को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर विकास बोला, नहीं मधु, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन विकास, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा पाए, और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और मैं यह सब नहीं देख सकती। मधु, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसे का इंतजाम मैं 2 दिनों के अंदर कर लूंगा। यह कहकर विकास अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में विकास ने यह भी कहा, पिताजी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं यह घर जमींदार के पास 50,000 रुपए में गिरवी रख देता हूँ। फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और पैसे इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। बेटा, तुझे जैसा लगता है तो वैसा कर, हम तेरे साथ हैं। इसके बाद विकास घर के कागज लेकर जमींदार के पास पहुंचा और उसने जमींदार से कहा, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है कि तुरंत मुझे 50,000 रुपए दे दे। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूं। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। अगले 4 महीने के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है विकास, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। 50,000
4 महीनों के लिए 10,000 ब्याज भी होगा। 4 महीनों के बाद तुम्हें 60,000 रुपए वापस देने होंगे और अपने घर के कागज ले जाना। विकास पैसे लेकर सीधा मधु के घर पहुंचा और पैसे मधु को देते हुए बोला, मधु, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। इधर मधु और विकास महेश को इलाज के लिए शहर ले गए तो दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि विकास ने सारे पैसे इसलिए लिए हैं ताकि वह महेश का इलाज करवा सके और मधु को जमींदार के साथ शादी न करनी पड़े, यह सुनकर जमींदार बौखला उठा और बोला, अच्छा, तो यह बात है। लेकिन तब भी मैं विकास को मधु से शादी नहीं करने दूंगा। मधु को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना विकास, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ विकास महेश का इलाज करवाता है। इलाज के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद विकास मधु से कहता है, मधु, तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 60,000 रुपए इकट्ठा करूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। यह कहकर विकास चला जाता है और वहां पर एक समोसे की दुकान लगाकर पैसे कमाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। विकास के पास 60,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। विकास अपने गांव आया और सीधा जमींदार विजय सिंह के पास पहुंचा। जमींदार विजय सिंह को पैसे देकर बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू यह सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी मधु से शादी ना हो। चल जा यहाँ से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ आना मत, समझा। विकास गुस्से में वहां से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को विकास के घर में आग लगा दी। जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने विकास के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाए। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ 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 हाँ, हम सभी लोग मसाल लेकर उसके घर जाएंगे, उसके घर को आग लगा देंगे ताकि यह रोज रोज का किस्सा ही खत्म। फिर सभी गांव वाले हाथों में मसाल लेकर उसके घर के बाहर पहुंचे। जमींदार को इस बारे में पता चला तो वह भी घर से बाहर आया और बोला, गांव वालों, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा और विकास का घर भी वापस से बनवा दूंगा। जमींदार, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं,
लेकिन अगले बार तूने ऐसी कोई हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमींदार ने गांव वालों के कागज के साथ साथ विकास के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और सभी ने मिलकर विकास और गंगा की धूमधाम से शादी करवा दी।